डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, हरियाणा में एक जुमला बोला जाता है और जुमला यह है कि यो हरियाणा है प्रधान। और प्रधानगी अगर चुनाव के दौरान ना दिखाई जाए तो कब दिखाई जाएगी? प्रधानगी अपनी पार्टी के नेताओं के सामने ना दिखाई जाए तो कहां दिखाई जाएगी? प्रधानगी अपने समर्थकों के सामने ना दिखाई जाए तो कहां दिखाई जाएगी? आजकल हर कोई अपनी प्रधानगी दिखाने के मूड में लग रहा है। हर कोई बताना चाहता है कि वो कितना बड़ा नेता है, और अगर उसकी अनदेखी होती है तो फिर नतीजे भुगतने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक सत्ता में रही और जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो सबने देखा कि एक एक नेता ने जिसकी अनदेखी, वो कहता है कि उसकी अनदेखी हुई, उसने अपनी प्रधानगी जताई, दिखाई और आंखें दिखाई उन्होंने। और अब जब कांग्रेस की लिस्ट आई है तो उसके बाद भी कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि भाई प्रधान तो हम भी हैं, हमें कैसे अनदेखा कर दिया। और फिर इसके बाद सिलसिले शुरू होते हैं नाराजगी जताने के, बताने के कि अनदेखा करोगे तो फिर भुगतोगे भी। और पार्टी के भीतर मात्र 32 लोगों की कांग्रेस ने कल रात को लिस्ट जारी की। उसके बाद इन 32 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी में 67 सीटों में होता दिखा, कुछ वैसी ही बानगी, हालांकि कुछ कम जगह पे हुई है लेकिन देखने को जरूर मिली है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून की टिकट होते ही राजेश जून जो है वो सामने खड़े हो गए। इसके बाद बड़ौदा से खबरें आई, कपूर सिंह नरवाल कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई। और जो पूर्व विधायक होते थे श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से, उनके बेटे, वो भी नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि बाबू बेटा ने उसके साथ धोखा किया है। बाबू बेटा आप जानते हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे नाराजगियों का दौर जारी है, दोनों पार्टियों को झेलना पड़ रहा है। और इस बीच में बड़ी खबर ये भी आई है कि बलकौर सिंह ने, जो कालावाली से विधायक होते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। ये आज की खबर है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ऐसी भी है, और एक नहीं दो खबरें हैं दोस्तों, जो बड़ी रोचक खबरें हैं। उनके संदेश समझने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। पहली खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो गठबंधन को लेकर बैठकें चल रही है, उस बीच में पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमें जो कमजोर समझने की भूल कर रहा है वो आगे जाके पछताएगा। लेकिन साथ के साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि अभी बैठकें जारी हैं और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब जल्दबाजी में संदीप पाठक दिखाई दिए या जल्दबाजी में प्रियंका कक्कड़ ऐसा बयान दे गई, ये भी एक सवाल है। क्यों ऐसा बयान दिया गया संदीप पाठक की ओर से, और फिर उसको क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे एक दिलचस्प बात और बताते हैं आपको। आज महेंद्रगढ़ में ऐसा हुआ है जो शायद हरियाणा या किसी भी स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक शख्स ने खुद को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बताते हुए पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और नामांकन में प्रत्याशी उन्होंने अपने आप को बताया है, पार्टी बताई है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महेंद्रगढ़ से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। और इसको लेकर रामविलास शर्मा ने जिस तरह से अपने समर्थकों के साथ बैठक की, वो आप सबके सामने आ गया है। लेकिन रोचक बात यह है कि एक शख्स जो है खुद को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बताते हुए पर्चा ही दाखिल करके आ गया। ये तो शायद कभी हुआ भी नहीं होगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे साथ साथ हम एक खबर और आपको बता देते हैं। हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल गुप्ता, जिनका
पुरजोर विरोध सावित्री जिंदल और वहां के मेयर रहे गौतम सरदाना कर रहे थे। अब 10 तारीख को कमल गुप्ता को अपना नामांकन दाखिल करना है और जो नामांकन का पोस्टर जारी किया गया है उसमें सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना का फोटो लगा दिया गया है कमल गुप्ता की ओर से। और इसको लेके जो राजनीति वहां गर्म हुई है, उनको अहंकारी बताया जा रहा है दोस्तों। तो आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ, विद्रोह कांग्रेस के भीतर, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। और नवीन जी को आप सब जानते हैं, इनकी टिप्पणियों के बारे में जानते हैं, किस तरह से मैं हमेशा कहता हूं ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। तो नवीन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। नवीन जी, विद्रोह या बगावत होती रहती है, टिकटें जब अनाउंस होती हैं, जिनका नाम नहीं आता है वो अपने तेवर दिखाता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि यो हरियाणा है प्रधान, और यहाँ तो प्रधानगी दिखाने का रिवाज है। और हर कोई, हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ नेताओं को बोल दिया जाता है कि अगले इलेक्शन में आइए तने बताऊंगे हम। ये उनकी टोन होती है, ये उनकी आमतौर पे ऐसी टोन होती है, ये टोन होती है। जाता है। तो अब कांग्रेस पार्टी वही चीजें झेल रही है जो बीजेपी ने झेला। देखिए डबास जी, चुनाव के समय पर जब भी टिकटों का वितरण होता है, आमतौर पर इस तरह की बगावत हुआ करती है, विद्रोह हुआ करता है। जिनको टिकट नहीं मिला करती वो नेता गुस्सा और अपना रोष दिखाया करते हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से बड़े स्तर पर बगावत दिखाई दी, ऐसी बगावत पहली बार हरियाणा में बीजेपी में दिखाई दी। हाँ, बलकौर सिंह छोड़ गए आज। देखिए, आज बलकौर सिंह पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़ी है। इससे पहले तो लंबी चौड़ी फहरिस्त पूरे हरियाणा में 30-40 बड़े नेताओं की लिस्ट है, जिसमें कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हैं। बड़े नेताओं की बड़ी लिस्ट है, हम उस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे नाम हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। वही 30-40 तो बड़े नेता हैं जिनके पास बड़े पद रहे, बड़ी जिम्मेवारियां रही। कई विधायक हैं, कई पूर्व मंत्री हैं। तो लेकिन कांग्रेस ने कल रात को अपने पहले 31 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की, फिर एक और प्रत्याशी का नाम आया, 32 प्रत्याशियों की उन्होंने कल रात को घोषणा की। उसमें 27 सिटिंग एमएलए हैं उनके, और कुछ उनके बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या बड़े नेताओं के नाम उन्होंने उसमें घोषित किए हैं। उस लिस्ट के घोषित होने के बाद बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून का नाम आने के बाद उन्हीं के भतीजे राजेश जून ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। देखिए, दोनों एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजे हैं। राजेश जून को जब टिकट नहीं मिली, उनके चाचा को टिकट पार्टी ने दी राजेंद्र जून को, तो राजेश जून ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ें। अब वो लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये उनके पारिवारिक फैसला भी हो सकता है बैठ के आपस में। देखिए, ऐसे टाइम पे पंचायतें और परिवार में मनोबल भी होता है, क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और बड़ा मामला आप देखिए आया है रोहतक के बड़ौदा क्षेत्र से, सोनीपत के बड़ौदा क्षेत्र से जीता हुड्डा, ये कृष्ण हुड्डा के बेटे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा 6 बार विधायक रहे, 3 बार किलोई से रहे और 3 बार बड़ौदा से रहे। बिल्कुल। देखिए, 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त वो सांसद थे, विधायक नहीं थे। और उनको 6 महीने में विधानसभा चुनाव लड़ना था। तो श्री कृष्ण हुड्डा ने, जो उस वक्त किलोई से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके लिए सीट खाली की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। उन्होंने अपनी सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम कर दी थी। उनका बाकायदा ना सिर्फ सीट खाली की, बल्कि घर घर जाके उनके लिए वोट मांगे। उनका पूरा चुनाव उन्होंने संभाला था। और वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनको बड़ौदा से टिकट दी गई। वो लगातार 3 बार बड़ौदा से विधायक रहे। 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2020 में उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई।
इस बार उनका बेटा जीता हुड्डा टिकट की दावेदारी कर रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। इंदु राजा नरवाल को 2020 में उनके पिता की डेथ के बाद टिकट कांग्रेस ने दी थी और वो जीत गए थे। इस बार भी उन्होंने इंदुराज नरवाल पर अपना विश्वास जताया पार्टी ने और उन्हें टिकट दी, लेकिन श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ने रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बगावत कर दिया। उनका कहना है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को अपने पिता समान मानते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को अपना भाई मानते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, उनकी राजनीतिक हत्या की है जी। उन्होंने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है। बाबू बेटा लिखा उन्होंने लिखा है, बापू बेटा ने मेरे साथ धोखा किया है। बाबू बेटे ने धोखा दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुस्की ली है, इस पर तंज कसा है। बीजेपी कह रही है जमीर जाग गया। उन्होंने ये कहा कि जीता हुड्डा का जमीर जाग गया है। जमीर जाग गया। तो देखिए, जब कोई किसी पार्टी का नेता, किसी पार्टी के नेता पर बड़े आरोप लगते हैं तो दूसरी पार्टी को मौका मिलता है और वो चुस्की लेती है, वो मौका नहीं छोड़ती, कोई भी पार्टी हो। देखिए नवीन जी, जब आप आरोपों की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल है, कल जो लिस्ट आई है, हम लिस्टों पे चर्चा कर रहे हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सुरेंद्र पवार अभी जेल में है, उनको टिकट दे दी गई, वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, उन पर ईडी का छापा पड़ा था, ईडी की रेड हुई थी और तब से वो ईडी की हिरासत में है, जेल में है। राव धर्म सिंह छोकर, मामन खान इंजीनियर। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पे। और क्या इलेक्शन में हमेशा कहता हूँ एक परसेप्शन का खेल होता है, क्या जी। इस तरह की चीजें लोगों में एक मैसेज नहीं देती है कि क्या कांग्रेस उन लोगों पे भी भरोसा कर रही है जिन पे आरोप लगे हुए हैं? हालांकि कांग्रेस की ओर से जवाब ये होगा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी चीजें होनी बाकी है कानूनी तौर पे, तो वो उनको कैंडिडेट। लेकिन निश्चित तौर पे जब सामने वाली पार्टी आपको सत्ता की लड़ाई लड़ती है तो फिर इमेज का ध्यान अगर नहीं रखा जाएगा तो हमला होगा ही होगा। और आज धर्म सिंह छोकर की टिकट को लेके जिस तरह का बवाल हुआ है और दीपक बावरिया को ऑलमोस्ट घेर लिया गया, उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, वो रोने की स्थिति में थे कि उनको लग रहा था कि अभी उन पर कोई हमला हो सकता है। चारों तरफ से उनकी गाड़ी को घेर लिया था कार्यकर्ताओं ने। इसका विश्लेषण कैसे किया जाए? 4 नाम है, बड़े नाम है, सिटिंग विधायक है। देखिए, सिटिंग एमएलए हैं। ईडी ने उनके यहाँ रेड की और ये चारों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं। जी। उनके खासम खास माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस तो देखिए ये आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ ईडी की रेड की गई। और दान सिंह तो प्रत्याशी रहे लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। और ये देखिए, ईडी की रेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने अनेक विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की रेड हुई। और ये ना सिर्फ राजनीतिक दल कहते हैं बल्कि आम जनता में भी ये परसेप्शन बन चुका है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। ईडी का देखिए क्वेश्चन मार्क लग चुका है ईडी के ऊपर। और यदि कोई बड़ा अपराध होता, कोई वैसा अपराध होता, तो निश्चित तौर से ये कैंडिडेट इन पर क्वेश्चन मार्क लगता, कटघरे में खड़े होते। लेकिन मुझे लगता है ईडी के मामले में जनता इनका साथ दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस मामले को उछालेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होता है, क्योंकि आम आदमी भी अब मानने लगा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर रेड करते। उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं पर ईडी क्यों नहीं रेड करती जी? क्या बीजेपी के नेता दूध के घुटने हैं? क्या वो गलत नहीं करते? क्या वो ईमानदार हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन देखिए, जब कानूनी कार्रवाई चल रही है तो ऐसे लोगों को टिकट देना भी तो एक सवाल तो अपने ऊपर झेलना होगा ही ना कांग्रेस को। देखिए, जब मामला चल रहा होता है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दी जा सकती या वो चुनाव नहीं लड़ सकते या बचा जा सकता था। देखिए, बचने को तो बहुत सारे रास्ते हैं बचने के, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है।
यदि किसी नेता को जेल होती है, कैद होती है और 5 साल से ऊपर की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देती। लेकिन ये कोई ऐसे सरकार के दायरे में नहीं आते, संवैधानिक दायरे में, कि इनको टिकट नहीं दी जा सकती, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आरोपों की बात चल रही है, मैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी चर्चा करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बयान, बेहद महत्वपूर्ण बयान है और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बयान की चर्चा इस समय हो रही होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह, हम क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने विनेश फोगाट को, जो कल लिस्ट जारी हुई है उसमें जुलाना से कैंडिडेट बनाया है, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जिसपे यौन शोषण के तमाम आरोप लगे थे, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट आया। हाँ, वो उन आरोपों में फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट ना देके उनके परिवार से उनके बेटे को टिकट दे दी थी, लेकिन बीजेपी उनको या उनके परिवार को अवॉइड नहीं कर पाई थी। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट खलनायक हैं, वो विलेन हैं और उन्होंने देश की पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय किया है उसका हिसाब उन्हें देना होगा। और वो यहाँ तक कह गए कि अगर वो हरियाणा में आके इनके खिलाफ प्रचार करेंगे तो ये पहलवान चारों खाने चित हो जाएंगे। इसका जवाब बजरंग पूनिया ने दिया है। वो कहते हैं कि ऐसा ही है तो आप हरियाणा में घुस के दिखाइए। लेकिन आरोपों की बात जब चल रही है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो ऐसे में वो आदमी भी बयानबाजी कर रहा है, नवीन जी, जिसके खिलाफ 2-2 बार खिलाड़ियों को धरना देना पड़ा, जिसकी टिकट काटनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। उनके बेटे को उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा जी, बड़ा मामला था, सारे देश में ये उछला मामला। इसको लेके पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठी रही, सारी महिला खिलाड़ी, लंबा धरना प्रदर्शन चला उनका, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा, लोकसभा चुनावों के दौरान भी नुकसान उठाना पड़ा। अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के साथ साथ बजरंग पूनिया को कल रात कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और जबकि विनेश फोगाट को कांग्रेस विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, उनके कांग्रेस में शामिल होने पर, चुनाव लड़ने पर और कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष बनाए जाने पर ब्रजभूषण सैनी ने कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि ये धरना प्रदर्शन और ये जितनी भी कार्रवाई बयानबाजी हो रही है कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के इशारे पर हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं उन्होंने इन्हें खलनायक बताया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ मुझे प्रचार के लिए हरियाणा में उतारा जाए। अगर मुझे मौका मिले मैं हरियाणा में जाकर इनके खिलाफ, विनेश फोगाट के चुनाव प्रचार में उसके खिलाफ प्रचार करूंगा और वो चुनाव हारेंगी। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उसमें उन्होंने साक्षी मलिक का नाम भी साथ जोड़ा है इन दोनों पहलवानों के साथ। उन्होंने कहा इन तीनों पहलवानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने खिलाड़ियों के साथ भी गलत किया है। उन्होंने, नवीन जी, अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के बारे में मैं कहता था कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। कांग्रेस हिट विकेट हो जाती है अपने किसी नेता के बयान की वजह से। या अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भस्मासुर निकल के आ रहे हैं। कभी कंगना रनौत किसानों को लेके बोल देती है, उन्होंने बड़े बयान, किसानों का मुद्दा हरियाणा की राजनीति और हरियाणा विधानसभा में कितना बड़ा मुद्दा था। उसके बाद ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी जिसपे इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, यौन शोषण का बड़ा आरोप लगा, शोषण का आरोप है, और वो आदमी जिसकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इन आरोपों की वजह से
काटनी पड़ी उनकी भारतीय पड़ी जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को उसको अवॉइड करना पड़ा। वो आदमी अब उसको ये पता नहीं है कि हरियाणा में खिलाड़ियों का कितना बड़ा मुद्दा है। विनेश फोगाट जो है पूरे महिला उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, और ये मुद्दा न केवल खिलाड़ियों में बल्कि पूरे हरियाणा अगर अपनी अस्मिता को लेकर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी के इस तरह के बयानों को क्या बीजेपी कंगना रनौत को तो रोक दिया कि आप किसानों को लेकर आज के बाद नहीं बोलेंगे? ये वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ उनको बकायदा आदेश पारित करना पड़ा कि ये कोई चुनाव में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। हाँ, और ये नहीं तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी किसानों के खिलाफ, उनको उन्होंने रेपिस्ट बता दिया था। उसको लेकर के किसानों ने भारी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हरियाणा में उनको नुकसान होने जा रहा है। एक भस्मासुर को चुप करवाया तो दूसरा भस्मासुर, एक कंगना रनौत को पहले एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़ चुका और उसके बाद ये बयान, फिर अब पूरे भारतीय जनता पार्टी को उनकी वजह से नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोगों को राजनीति मिले है जिन्हें राजनीतिक समझ नहीं है, जिन्हें राजनीति की जानकारी नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि कौन सा बयान कब देना चाहिए, कौन सा बयान उनकी पार्टी को नुकसान दे सकता है, कौन से बयान से उनकी पार्टी को लाभ मिले। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बस उनका नाम और उनकी फेम, उनकी चेहरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी ताकि वो चुनाव में जीत जाएं। लेकिन बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोग कब क्या बोल दें, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत? देखिए, ये उनका इस वक्त ये चुनाव के समय ये उनकी ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूंगा कि हरियाणा में मुझे चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है, उनका निवेदन मान लेती है और उन्हें हरियाणा में भेज देती है, निश्चित तौर से हरियाणा में उसका बड़ी प्रतिक्रिया होगी और भारी नुकसान बीजेपी को फिर उठाना पड़ेगा। और हो सकता है कि मामला कुछ ज़्यादा भी बढ़ सकता है यदि वो जाट बेल्ट में चले गए और विनेश फोगाट के चुनाव में जाकर के उन्होंने कुछ बोला, तो ऐसे समय में पार्टी को तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है मामला बिगड़ भी सकता है। मामला तो एक और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की जो पहल की गई थी वो अब बिगड़ता हुआ दिख रहा है। संदीप पाठक का तो एक ऐसा स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि जो हमें कमजोर समझने की भूल कर रहा है वो आगे चल के पछताएगा। देखिए डबास जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही लोकसभा चुनाव के बाद पहले तो ये कह रहे थे कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस की तरफ से ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लेकिन 4 दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की सीईसी की बैठक में कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है तो उनके नेताओं से बातचीत करिए, हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी ये कह सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने समर्थक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर कांग्रेस में स्पष्ट बहुमत आया, ज़्यादा सीटें आई, तो मुख्यमंत्री हरियाणा में कोई और चेहरा होगा। ये भी एक राजनीति है। ये भी एक राजनीति है। और सबको ये पता है कि अगर 45 से कम सीटें आई, 46 से कम सीटें आई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का मौका मिला तो वो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए, ये भी एक राजनीति है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी गठबंधन करने को तैयार है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी कह चुके हैं गठबंधन के लिए। सीटों को लेकर के मामला अड़ा हुआ है। निश्चित तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा
लेकिन इस बात आम को आदमी लेकर के पार्टी अड़े जितनी हुए सीटें हैं। मांग रही है, ये अंदर से जो सूचनाएं आ रही है उतना तो कांग्रेस आलाकमान भी नहीं देखिए, देना चाहती। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है और कांग्रेस 5 सीटों पर अड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच में अगर बैठ करके बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे इनका समझौता हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने, पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं, जो बयान दिया है कि उससे तो साफ हो गया है उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी बड़ा अनमैच्योर बयान दिया है अभी। अब या तो ये पार्टी में ये तय हो गया है कि हाँ अब इनका समझौता नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी को, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर समझ रही है तो ये उनकी गलती है और इसका भुगतान कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ प्रियंका कक्कड़ का आम आदमी पार्टी की ओर लेकिन से वही स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, उन्होंने तुरंत इस बात पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मतलब यहाँ भी अभी हमें कोई, यहाँ भी गबड़चोद मची हुई है। देखिए अभी कुछ भी उनकी पिक्चर क्लियर नहीं है और मुझे लगता है अगर गठबंधन की बात अगर खत्म हो गई होती तो कांग्रेस सिर्फ 32 उम्मीदवारों की सूची जारी ना करती, फिर बड़ी सूची जारी होती। 32 उम्मीदवारों की सूची, मात्र जो इनके सिटिंग एमएलए हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी सूची आने का मतलब यह है कि अभी गठबंधन की बात चल रही है। अगर वो खत्म हो जाती तो कांग्रेस की बड़ी सूची आ सकती थी। अच्छा, मैंने शुरुआत में प्रधानगी वाली जो बात कही कि ये हरियाणा है, यहाँ हर कोई प्रधान है। आज एक बड़ी, मैं बहुत छोटी सी कार्यक्रम के आखिर में एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। एक अजीब सी घटना हुई कि जिस आदमी का नाम नहीं है लिस्ट में, जिसको पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, और उसने पार्टी के नाम पे पर्चा दाखिल, देखिए महेंद्रगढ़ से कैलाश चंद्र पाली हैं। वो आरएसएस के पुराने वर्कर हैं, आरएसएस के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा, रिटायर्ड मास्टर हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन भरा। हालांकि ये तो पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति हो गई। जो बीजेपी की पार्टी की जो औपचारिकताएं, जो फॉर्म दिए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं लगाए उस नामांकन में। लेकिन उनका कहना है कि आरएसएस ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया हुआ है। आरएसएस ने कहा है कि वो पार्टी से अपना नामांकन भरें, पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इसको लेकर के आप देखिए, उसी विधानसभा, महेंद्रगढ़ विधानसभा से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं रामविलास शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका बीजेपी में बड़ा नाम, बड़ा कद है। वो असमंजस की स्थिति में आ गए। उन्हें इस बात का लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि उनकी टिकट कट जाए। नवीन जी, और दो शब्द है, ठीक है, दो शब्द, एक है विद्रोह करना, बगावत कर देना, और एक है निरंकुश हो जाना। दोनों में बहुत अंतर है। तो विद्रोह कर देना तो अलग बात है, जब कोई मांग पूरी नहीं होती, कुछ ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो बगावत करता है, विद्रोह करता है। लेकिन निरंकुश हो जाना, ये तो निरंकुशता है कि पार्टी ने, निरंकुशता है, पार्टी ने नहीं, अभी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर नहीं करी है। वो आप बात कर रहे हो पाली जी की कि यहाँ निरंकुश हो गए। देखिए, जहां तक बात है कैलाश चंद्र पाली की, उनके ताऊ हैं पंडित हेतराम पाली, अहमदाबाद से हैं। वो भी आरएसएस के बड़े नेता हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और अहमदाबाद में उनकी दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ रही है। तो जब नरेंद्र मोदी के साथ ताऊ की दोस्ती हो, परिवार की दोस्ती हो, तो फिर और खुद वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, रामचंद्र पाली जिन्होंने नामांकन भरा है, वो खुद आरएसएस से हैं, सारी जिंदगी उन्होंने आरएसएस, उनका कहना है कि उनका परिवार जब पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से ही वो लोग आरएसएस से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें कोई इशारा हो। और रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति, अगर उनका भी दिमाग डगमगा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो सकती है। लेकिन टिकट डिक्लेयर होने से पहले पार्टी का नाम लेके नामांकन, हाँ, नामांकन भर देना, ये निरंकुशता के साथ साथ एक बड़ा अनमैच्योर कदम दिखाई देता है। नामांकन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही भरा जा सकता था। उसके लिए इंतजार किया जा सकता था कि पार्टी एक बार उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दे। 23 उम्मीदवारों की लिस्ट हरियाणा में रह रही है कि उनकी लिस्ट आ जाए
अगर उनका नाम आता तो वो तब भी नामांकन भर सकते ये थे। नवीन जी, ये हंसी मजाक में लेने की घटना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा विषय है कि एक तरफ बगावत है, दूसरी तरफ इस तरह की निरंकुशताएं भी अगर होने लग जाएंगी तो फिर हरियाणा में संभालना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।